नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके 5वें चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुचुंबकीय पदार्थ। विद्यार्थियों, हम चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर चुके हैं। चुंबकत्व के आधार पर हम पदार्थों को 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ। इससे ठीक पहले हमने प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ लिया है, उसका वीडियो हमने बना दिया है। आज की इस वीडियो में चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों का जो हमने वर्गीकरण किया था उसका सेकंड पार्ट, सेकंड भाग यहां पर देखने वाले हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो अनुचुंबकीय पदार्थ पर आधारित होगा और इससे आगे वाला जो वीडियो होगा वो लोह चुंबकीय पदार्थों के बारे में होगा। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते क्या हैं और अनुचुंबकत्व का रीजन क्या होता है, उसकी व्याख्या भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसके साथ में अनुचुंबकीय पदार्थों के जो गुण हैं वो भी आप लोगों को बताने वाले हैं। साथ में आप देखेंगे क्यूरी का नियम। तो विद्यार्थी, इस वीडियो को अंत तक आप यदि देखेंगे तो इसमें से बहुत कुछ चीजें आप लोग समझ जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थ में केवल तीव्रता का फर्क होता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है वो कमजोर प्रकृति के बल आरोपित करता है, कमजोर प्रकृति के क्षेत्र क्रिएट करता है, जबकि लोह चुंबकीय पदार्थ में वही बल क्षेत्र परबल लगते हैं। तो दोनों में यदि अनुचुंबकीय पदार्थ समझ में आ गए तो लोह चुंबकीय पदार्थ भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ किससे कहेंगे? तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। कि ऐसे पदार्थ होंगे जिन्हें हम यदि चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित होंगे। देखिए, प्रबलता से चुंबकित हो जाते हैं तो वो लोह चुंबकीय हो जाएंगे, और थोड़े से चुंबकित होते हैं तो उन्हें हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। तो प्रबलता का ही डिफरेंस होगा। यदि चुंबकित हो रहे हैं ये थोड़े से होते हैं और लोह चुंबकीय पदार्थ प्रबलता के साथ में होते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। जबकि हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ में ये पढ़ा था कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकीय तो क्या होते हैं, आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया और चुंबकित होते हैं उसकी विपरीत दिशा में, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ जिधर आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है उसी दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। तो डेफिनेशन में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, पुट कर रहा हूं। देखिए क्या है कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हो। थोड़े से चुंबकित हो जाते हो अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों के इस गुण को हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। देखिए गुण कौन सा
कि जब हम किसी मैटर को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो थोड़ा सा चुंबकित होने का गुण होता है उस गुण को ही हम अनुचुंबकत्व कहते हैं। तो पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। अनुचुंबकत्व कहा जाता है। अनुचुंबकत्व इसे कहते हैं। अब विद्यार्थियों अनुचुंबकीय पदार्थों की कुछ एग्जांपल्स की यहां पर हम बात करते हैं। कौन कौन से एग्जांपल होंगे देखिए, हमारे पास में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है सोडियम Na इसका एग्जांपल हो गया है, एल्यूमिनियम इसका एग्जांपल हो गया है, कैल्शियम इसका एग्जांपल हो गया है। इसके साथ में जैसे हमने कॉपर पढ़ा था कि कॉपर होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, लेकिन CuCl2 अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। हमने कुछ गैसें भी जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ उसमें पढ़ी थी, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो वो प्रतिचुंबकीय गैसें होती हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के रूप में होती है। बट जब हम ऑक्सीजन गैस की बात करते हैं तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल होती है। तो ऑक्सीजन गैस किसका एग्जाम्पल है? अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होती है। क्लियर? अब देखिए, ये हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थों के कुछ उदाहरण है कि भाई इनके अंदर अनुचुंबकत्व का गुण क्यों पाया जाता है। तो देखिए, अनुचुंबकत्व के गुण होने के पीछे, किसी पदार्थ का अनुचुंबकीय पदार्थ होने के पीछे एक रीजन है। अनुचुंबकत्व का जो गुण है उसका कारण है, और वो कारण है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना, कि उसके परमाणु या अणु के अंदर क्या होंगे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगाएंगे? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और उन निश्चित कक्षाओं को हमने नाम दिया है K, L, M, N इस तरीके से, और उन कक्षाओं को हमने उपकोषों में या कक्षकों में विभाजित किया है। उपकोषों में विभाजित कर सकते हैं या कक्षकों के अंदर हमने उनको डिवाइड किया है। अब जो उपकोष या जो कक्षक होते हैं उनको हमने S, P, D, F इस तरीके से नाम दिए हैं। अब विद्यार्थियों, जो S, P, D, F में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, P में 6 भरे जाते हैं, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो भी 2-2 के जोड़े के रूप में भरे जाते हैं, Px, Py, Pz की फॉर्म में भरे जाते हैं। इसी प्रकार से जो D कक्षक होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 2-2 के जोड़े के रूप में भरे जाते हैं। तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं पहले P कक्षक की बात करूं तो P कक्षक के अंदर इस तरीके के Px, Py, Pz 3 खाने होंगे, और प्रत्येक खाने के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हम कि पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इस तरीके से भरे जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर जब दोबारा आएंगे तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, 2-2 इलेक्ट्रॉन, इनका हाफ एरो ऊपर हाफ एरो नीचे, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। ये भी एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है अकेला है, और अकेला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आप लोग देख रहे हैं इसमें, ये होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। बट अनुचुंबकीय पदार्थ में जो बाह्यतम कक्षा होती है उसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंदर जो परमाणु है उसकी बाह्यतम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो अनुचुंबकत्व का कारण क्या है? पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। तो पदार्थ के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की वजह से अनुचुंबकीय के गुण क्रिएट होते हैं।
तो अभी हम अनुचुंबकत्व की व्याख्या करेंगे। पहले अनुचुंबकत्व का जो रीजन है, क्या कारण है, तो अनुचुंबकत्व का कारण क्या है? अनुचुंबकत्व का कारण, तो अनुचुंबकत्व का कारण है पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं की वजह से अनुचुंबकत्व का जो गुण है वो क्रिएट होता है विद्यार्थियों। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अनुचुंबकत्व की यहां पर व्याख्या देखने वाले हैं विद्यार्थी। यहां से मैं इसको हटा देता हूं। अनुचुंबकत्व की व्याख्या हम यहां पर देखने वाले हैं। देखिए, अभी हम यहां पर अनुचुंबकत्व की व्याख्या करने वाले हैं। कैसे अनुचुंबकीय पदार्थों के अंदर थोड़े से जो पदार्थ हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो अनुचुंबकत्व की व्याख्या, अनुचुंबकत्व की व्याख्या विद्यार्थियों, इसमें मैं अब पुट नहीं करने वाला हूं ज्यादा कुछ, सिर्फ समझाने वाला हूं। हम यहां पर एक मैटर ले रहे हैं, ये हमारे पास में है अनुचुंबकीय पदार्थ। ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, और ये है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। तो यहां पर 0 दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र अनुपस्थित है। चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर हमने नहीं लगाया है, चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर हमने लगाया ही नहीं है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र आपने नहीं लगाया तो देखिए क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया तो प्रत्येक परमाणु के अंदर कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होगा। मैं यहां पर इसके अंदर उपस्थित जो परमाणु है उनको यहां पर दिखा रहा हूं। ये हमने इनके अंदर उपस्थित जो परमाणु है उनको यहां पर दिखा दिया है। क्लियर? ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ, और उसमें मौजूद परमाणु हमने आप लोगों के सामने दिखा दिए। अब देखना, समझना, प्रत्येक जो परमाणु होता है, जैसे ये हमारे पास में एक परमाणु है, उसका नाभिक है, परमाणु है उसका नाभिक। जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं, और उनके कारण से जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रिएट होता है, और वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। वो हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अंदर भी देख लिया था। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों कि यहां पर जो बाह्यतम कक्षा में एक जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवश्य होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसे यहां पर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और उसके चक्कर की वजह से जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो एक दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो जो परमाणु है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण से प्रत्येक परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। प्रत्येक परमाणु में क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मतलब वो चुंबक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है किसी एक परमाणु के अंदर, तो इसका मतलब वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो देखो ये हमारे पास में परमाणु है, और परमाणु का ये नाभिक है, उसके चारों ओर ये इस तरीके से मैंने दिखाया, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और इसके ठीक तल के लंब दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ये जो परमाणु है इसको हम कहेंगे परमाणवीय चुंबक। इसे हम क्या कह देंगे? परमाणवीय चुंबक कह देंगे। प्रत्येक परमाणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इस परमाणु को हम क्या कहेंगे? परमाणवीय चुंबक। मतलब प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति बिहेव करता है, इसलिए इसको हम परमाणवीय चुंबक कहेंगे, परमाणवीय चुंबक कहा जाएगा। क्लियर? समझ आ गया?
अब आगे चलते हैं विद्यार्थी। यहां पर हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में चुंबकीय द्विध्रुव गुण होता है, वो चुंबक की भांति बिहेव करता है, उसका निश्चित दिशा में एक चुंबकीय द्विध्रुव गुण होगा। तो देखो मैं यहां पर इस तरीके से दिखा देता हूं कि ये जो परमाणु है इसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण इस दिशा में, इसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण इस दिशा में, ये हमने अलग अलग दिशाओं में इनके चुंबकीय द्विध्रुव गुण आप लोगों को दिखाए हैं। तो ये विभिन्न दिशाओं में इनके चुंबकीय द्विध्रुव गुण अनियमित रूप से होंगे, इनके चुंबकीय द्विध्रुव गुण अनियमित रूप से होंगे। तो विद्यार्थियों इस डायग्राम को आप देखेंगे, प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव गुण होता है, लेकिन इनकी अनियमित दिशा होने के कारण से, क्योंकि अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, सबकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती है, तत्पश्चात इनका कुल चुंबकीय द्विध्रुव गुण शून्य होता है। कुल चुंबकीय द्विध्रुव गुण इनका कितना होगा? यदि आपने चुंबकीय क्षेत्र इसके ऊपर नहीं लगाया, अनुपस्थित है, तो चुंबकीय द्विध्रुव गुण भी इनका क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब है कि आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थ है, जैसे एल्यूमिनियम आपके पास में अनुचुंबकीय पदार्थ है, उसको आपने कहीं पर रख रखा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर नहीं रखा है, तो वो उसका जो चुंबकीय द्विध्रुव गुण है वो शून्य है, वो चुंबकित नहीं होता है। लेकिन जब उसी एल्यूमिनियम को आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं, कहां पर रख देते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख देते हैं, अर्थात जब आप चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र यदि उस मेटर के ऊपर क्या कर दें? लगा दें, तो क्या होगा? देखिए तो क्या होगा, इस को समझेंगे हम। जैसे ही हम किसी मेटर के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा देंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र जब आरोपित कर देंगे, तो क्या होगा? ये हमारे पास में अनुचुंबकीय पदार्थ ही है। ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। ये हमने यहां पर एक अनुचुंबकीय पदार्थ को फिर से दिखाया है। अब की बार हमने इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है। अब की बार हमने क्या कर दिया? इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई कर दिया, और ये इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगा दी है। देखो जब चुंबकीय क्षेत्र जीरो, तो चुंबकीय द्विध्रुव गुण भी जीरो होता है, चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू भी शून्य होती है। अब यहां पर जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हम अनुचुंबकीय पदार्थ पर लगा देते हैं, तो प्रत्येक जो परमाणु है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है। उनकी जो चुंबकीय द्विध्रुव गुण है वो एक दिशा के अंदर हो जाएंगे। इस तरीके से इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो अब देखिए इनका जो चुंबकीय द्विध्रुव गुण है सभी का सेम ही दिशा में है, सबकी डायरेक्शन सेम होती है। तत्पश्चात इनका जो कुल चुंबकीय द्विध्रुव गुण है वो शून्य नहीं होता, अर्थात ये किधर होता है? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनका चुंबकीय द्विध्रुव गुण होता है, अर्थात ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, तो इन्हीं को ही तो हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये क्या हो गए? थोड़े से चुंबकित हो गए हैं। तो ये थी अनुचुंबकत्व की व्याख्या। हमने चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में बताया, और जैसे ही उनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हम लगा देंगे तो उनके बिहेव को आप लोगों को समझाया कि जैसे चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो चुंबकित हो जाते हैं, उनका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय द्विध्रुव गुण उत्पन्न हो जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। तो ये था अनुचुंबकत्व की व्याख्या। अब हम चलते हैं अनुचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनकी प्रॉपर्टीज की ओर, अनुचुंबकीय पदार्थ के गुणों की ओर चलते हैं। तो विद्यार्थी इसको हम मिटा देते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण, अनुचुंबकीय पदार्थों के
गुण प्रॉपर्टीज अब हम यहां पर देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, जो हमने अनुचुंबकीय पदार्थ को परिभाषित किया है, एक तो वही उसकी प्रॉपर्टी में भी पुट कर देंगे कि ये जो पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। एक प्रॉपर्टी तो ये होगी। दूसरी कि अनुचुंबकीय पदार्थ उच्च चुंबकीय क्षेत्र से निम्न चुंबकीय क्षेत्र की ओर, एक बार फिर से सुन लीजिए, निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। देखिए, प्रति चुंबकीय पदार्थ में तो था उच्च से निम्न की ओर विस्थापित होते हैं, यहां पर निम्न से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। और यदि प्रबलता से विस्थापित होते हैं तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे, और यदि थोड़े से विस्थापित होते हैं तो वो अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। तो अनुचुंबकीय पदार्थ दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की कि यदि अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में से रख दें तो निर्वात की तुलना में इनमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है। निर्वात की तुलना में इनमें से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या होगी? ज्यादा। जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ में से कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरती ही नहीं है, एक भी मैग्नेटिक लाइंस उसमें से नहीं गुजरती। जबकि इनमें से निर्वात में जहां जितनी गुजरती उससे थोड़ी सी ज्यादा गुजरेगी। क्लियर? इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता तत्पश्चात यदि निर्वात की तुलना में ज्यादा गुजर रही है, इसका मतलब है आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी। हालांकि बहुत बड़ा मान तो नहीं होगा, लगभग एक के नजदीक होगा, बट बड़ा होगा। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो धनात्मक, अल्प लेकिन धनात्मक। धनात्मक होने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित होते हैं। ऋणात्मक यदि चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, इसका मतलब है चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में वो मैटर चुंबकित होता है। तो यहां पर इस चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक अल्प होता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं और अल्प चुंबकित होते हैं। क्लियर? एक हम चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता हम क्यूरी नियम के अंतर्गत देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्यूरी नियम भी यहां पर हम समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट नियम है। देखिए प्रॉपर्टीज, पहली जो गुण है, पहली जो प्रॉपर्टी है, ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकीय हो जाते हैं। ये पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। थोड़े से क्या हो जाएंगे? चुंबकित हो जाते हैं। क्लियर? दूसरा बिंदु देखिए, ये पदार्थ निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर, उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा वर्ड लगाएंगे, थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं, थोड़े से आकर्षित हो जाते हैं। देखिए यहां पर मैं एक डायग्राम के जरिए आप लोगों को समझा देता हूं। ये हमारे पास में दो मैंने चुंबक दिखाई है, और दोनों जो चुंबक है वो बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक रखी हुई। यहां पर मध्य भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहां पर इस तरीके से ये अनुचुंबकीय पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। ये क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय पदार्थ यहां पर है बी अधिक। बी क्या है? जहां पर बी अधिक होता है वहां पर ये जाकर इकट्ठा हो जाएगा। निम्न चुंबकीय क्षेत्र से उच्च चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाता है। और जैसे मान लीजिए कि आपके पास में इस तरीके से दोनों मैग्नेट काफी दूर दूर रखे होते हैं, मध्य भाग में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कम होता है। यहां पर बी क्या होता है? कम। बी यदि कम है तो जो पदार्थ है वो ध्रुवों की ओर ज्यादा मौजूद होगा। यहां पर ज्यादा होगा, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा वहां पर अनुचुंबकीय पदार्थ ज्यादा पाया जाएगा। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा उस
चुंबकीय क्षेत्र की ओर अनुचुंबकीय पदार्थ विस्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे? विस्थापित हो जाएंगे। अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं कि इन पदार्थों में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्वात की तुलना में अधिक पारगमित होती है। निर्वात की तुलना में अधिक पारगमित होती है। देखिए, ये आपके पास में है अनुचुंबकीय पदार्थ और यहां से मैग्नेटिक लाइंस जो जाएगी वो इस तरीके से होगी। निर्वात की तुलना में इसमें से क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा गुजरेगी, ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजरती है। ये हमने लिया था अनुचुंबकीय पदार्थ। तो निर्वात की तुलना में इसमें से मैग्नेटिक लाइंस है वो अधिक गुजरती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है उसका मान 1 से अधिक होगा। इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता को हम μr से पुट करते हैं। आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता जिसे हम μr से पुट कर रहे हैं, इसका मान 1 से बड़ा होगा। इसका मान क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। हालांकि लेकिन 1 से बड़ा होता है। क्लियर? अब देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं, μr बराबर होता है 1 प्लस काई। देन काई इक्वल टू क्या आ जाएगा? μr माइनस 1 और μr का मान लगभग 1 के नजदीक, 1 से बड़ा लेकिन 1 के नजदीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो काई है हमारे पास में, जो काई है जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कह रहे हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति, इसे चुंबकीय सुग्राहिता भी कहा जाता है। इस काई का जो मान होता है, काई का मान है वो 0 से बड़ा होगा। इसका मान क्या होगा? 0 से बड़ा, लेकिन धनात्मक। काई क्या होगा? व धनात्मक का मतलब है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये चुंबकित हो जाता है। इसका मान अल्प होता है तो थोड़ा सा चुंबकित होता है। क्लियर? तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अल्प लेकिन धनात्मक होता है। अब विद्यार्थियों, ये तो थी कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम आगे चलते हैं क्यूरी नियम की ओर। जो क्यूरी नियम है वो अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए लागू होता है। क्या है? विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं क्यूरी नियम की ओर। क्यूरी नियम क्या है? क्यूरी नियम, देखिए, क्यूरी नियम में अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा ताप के मध्य संबंध स्थापित करता है। क्यूरी नियम क्या है? सुन लीजिए कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उनकी चुंबकन की तीव्रता उन पर आरोपित किए गए चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती तथा उनके प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वहां से हमारे पास में एक रिजल्ट निकलेगा कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको समझ लेते हैं। देखो, पहले मैं इसका स्टेटमेंट पुट कर देता हूं। क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन की तीव्रता आरोपित चुंबकीय क्षेत्र
के समानुपाती, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती तथा प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्यूरी का नियम है। एक इसका दूसरा स्टेटमेंट भी हम अंत में आप लोगों को बता देंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकन की तीव्रता होती है वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। तो चुंबकन की तीव्रता वो कैपिटल एम से, आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है बी नॉट, इसके समानुपाती होती है। चुंबकन की तीव्रता प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समीकरण 1 और 2 से हम क्या पुट कर देंगे? समीकरण 1 और 2 से कैपिटल एम है वो समानुपाती हो जाएगा बी नॉट अपॉन में टी के। बी नॉट अपॉन टी, यहां पर बी नॉट है चुंबकीय क्षेत्र, निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाएगा सी, तो सी बी जीरो अपॉन टी, ये आ गया फॉर्मूला। ये यहां लिख देता हूं मैं, कैपिटल एम बराबर सी बी जीरो अपॉन टी, जहां जो सी है उसे हम क्यूरी नियतांक कहते हैं। सी को क्या कहा जाता है? क्यूरी नियतांक कहा जाता है, जहां सी क्यूरी नियतांक कहलाता है, क्यूरी नियतांक होता है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, इसको हम दूसरे फॉर्म में भी पुट कर देते हैं। जो B0 है इसे हम जानते हैं म्यू जीरो एच होता है, यह है चुंबकन की तीव्रता, एच होता है चुंबकन क्षेत्र। एच क्या होता है? चुंबकन क्षेत्र। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो एम बराबर हमारे पास में आ गया सी म्यू जीरो एच अपॉन टी। इसे हम इस तरीके से भी पुट कर देंगे, एम अपॉन में एच बराबर सी म्यू जीरो टी, और ये जो एम अपॉन में एच है वो होता है काई। वो क्या होता है? काई होता है। तो यहां से देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि जो काई है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्यूरी नियम यही कहता है कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं इसका स्टेटमेंट अन्य रूप में। क्यूरी नियम को हम क्या लिख सकते हैं? अन्य रूप में देखो क्या लिख सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या विद्यार्थियों लास्ट लाइन ये दिख रही है आप लोगों को? दिख रही होगी। प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए, प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यही लिखा है मैंने। ये तो गणितीय रूप है, ये मैंने इसको लैंग्वेज में पुट कर दिया है। विद्यार्थियों ये समझ में आ गया क्यूरी का नियम? क्यूरी का नियम एक बार फिर से सुन लीजिए कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति और ये है ताप, तो बट्टे में है ये, तो ये अनुक्रम है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यही तो मैंने लिखा, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, प्रम्नताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर? समझ आ गया? तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने देखा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थों की व्याख्या हमने कर दी है, अनुचुंबकत्व की व्याख्या की, साथ में उनके गुणों की व्याख्या की है। क्यूरी नियम भी आपने यहां पर देख लिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।